Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Students, this is Dr. Faisal Shafiq, but with the course of Software Project Management. और स्टूडेंट्स ये हमारा 10वां लेक्चर है। इससे पहले हम 9 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2-3 लेक्चर्स में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और उसके फेजेस के हवाले से हमने डिस्कशन स्टार्ट की हुई है। और अगर मैं सम अप कर दूं कि हमने जो लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर में हमने एनालिसिस एंड डिज़ाइन फेज़ के हवाले से डिटेल में चीज़ों को डिस्कस किया। फिर हमने कोडिंग फेज़ को देखा और उसके बाद टेस्टिंग फेज़ को देखा। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको समझ आ चुकी हैं। आज हमारा 10वां लेक्चर है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और स्टूडेंट्स, ये 10वां लेक्चर आखिरी लेक्चर है सेशन नंबर 1 से पहले। सेशन नंबर 1 होगा और आज के लेक्चर में जितना हम पढ़ लेंगे वो तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम के तमाम ये 3 चैप्टर्स हैं, ये आपके सेशनल 1 में इंशाल्लाह ये चीज़ें तमाम की तमाम जो इसके अंदर हमने पढ़ी हैं, तमाम कंटेंट्स 3 चैप्टर्स के पढ़े हैं, इसमें शामिल होंगे। तो आए स्टूडेंट्स, आज का जो आखिरी लेक्चर है, जो कि बहुत ज़्यादा काम नहीं है, थोड़ा सा काम है। 10वां लेक्चर जो है वो जो हमारे पास सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो आखिरी एक फ़ेज़ रह गई है, ज़रा हम उसको देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। और उसके बाद फिर हमने कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है इस चैप्टर के आखिर में। तो आए स्टूडेंट्स, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो आज चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो हमारे पास है डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। लास्ट लेक्चर में जब हमने चीज़ों को वाइंड अप किया था स्टूडेंट्स, तो हमने टेस्टिंग तक हमने चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। और इस चीज़ का आपको अंदाज़ा है कि जब आपकी टेस्टिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो उसके बाद जो लास्ट चीज़ रह जाती है वो सिस्टम की डिप्लॉयमेंट होती है। सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया जाता है कस्टमर की साइट पे जाके, और फिर सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस की जाती है। और डेफिनेटली स्टूडेंट्स, ये भी इतना आसान काम नहीं होता। लास्ट लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया था कि जब कस्टमर की साइट पे जाके सिस्टम को डिप्लॉय किया जा रहा होता है तो सिस्टम की डिप्लॉयमेंट पे भी बहुत से इश्यूज़ आ जाते हैं। सिस्टम का कस्टमर के जो सिस्टम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, फिर उनकी नेटवर्क की टोपोलॉजीज़ डिफरेंट होती हैं, बहुत से इश्यूज़ होते हैं। फिर बाज़ औक़ात आपको पुराना जो कस्टमर का डाटा होता है वो नए सिस्टम पे लेके आना पड़ता है, फिर उसको सारे का सारा कंपाइल करना पड़ता है। तो ये इतना आसान काम नहीं होता। इवन कि सिस्टम आप अपनी साइट के ऊपर बिल्कुल टेस्ट कर चुके हैं, आपकी तरफ बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन जब उस सिस्टम को आपने डिप्लॉय करना है कस्टमर की साइट पे तो इश्यूज़ आते हैं। नॉर्मली जो इंस्टॉलेशंस हैं वो डिपेंड करती हैं आपकी सिस्टम टाइप पे। आपका वेब बेस्ड भी हो सकता है। देखिए, अगर आप वेबसाइट की बात करें तो हम सिस्टम बनाने के बाद उसे किसी भी यूआरएल पे प्लेस कर सकते हैं, या कस्टमर को हम CD रोम्स या DVD रोम्स दे सकते हैं, या फिर हम ख़ुद एज एन ऑर्गेनाइजेशन जाके कस्टमर के साइट पे जाके सिस्टम को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन की इनमें से कोई भी आपके पास कैटेगरी हो सकती है। व्हाट इज़ माइग्रेशन स्ट्रेटजी? माइग्रेशन स्ट्रेटजी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स। देखें, एक पुरानी चीज़ चल रही होती है, तमाम के तमाम जो लोग होते हैं उस पुरानी चीज़ के आदी हो गए होते हैं, और इंसान की ये बहुत बड़ी एक साइकी है, बहुत बड़ा इशू है कि वो कभी भी चेंज की तरफ नहीं आना चाहता इंसान। और वो ये चाहता है कि जो पुरानी चीज़ें चल रही हैं उन्हीं को यूज़ किया जाए, क्योंकि डेफिनेटली नई चीज़ों के हवाले से लोगों को डर होते हैं। और स्पेशली ये जो डर होता है नई चीज़ों के हवाले से, ये जैसे जैसे इंसान की उम्र ज़्यादा होना शुरू हो जाती है वैसे वैसे ये डर भी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अक्सर आप देखते हैं कि जो लोग थोड़े से एजिड होते हैं वो नई चीज़ों को अवॉइड ही करते हैं, और जो थोड़े से यंगस्टर्स होते हैं वो थोड़ा सी रिस्क टेकर्स होते हैं और वो नई चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो एज़ फार एज़ योर माइग्रेशन स्ट्रेटजी इज़ कंसर्न, तो डेफिनेटली अब आपने नया सॉफ्टवेयर बना दिया है, तो अब आपको अपने यूज़र्स को नए सिस्टम की तरफ लेके आना है, और डेफिनेटली उनको पिछले सिस्टम से निकालना है और नए सिस्टम पे लाना है। ये इतना आसान काम नहीं होता। चेंज मैनेजमेंट के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, नए सिस्टम के एडवांटेजेस बताना पड़ते हैं, लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है, बाज़ औक़ात आपको फिर ज़बरदस्ती भी करनी पड़ती है कि भाई आप पुराने सिस्टम को छोड़ें और नए सिस्टम की तरफ आएँ। बहरहाल ये माइग्रेशन स्ट्रेटजी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जब नया सॉफ्टवेयर आता है तो ये मौजूद होनी चाहिए कि आप अपने लोगों को कैसे फ्रॉम द ओल्ड सिस्टम टू द न्यू सिस्टम लेके आएंगे। हाउ टू गेट कस्टमर
अप ऑन द सिस्टम। एक और चीज़ याद रखिएगा, आपने अपने सिस्टम की देखिए आपके पास पुराना सिस्टम चल रहा था, आपके पास अब नया सिस्टम आ गया है, तो अब आप क्या करना चाहते हैं कि दोनों सिस्टम्स को इकट्ठे चलाना चाहते हैं कुछ अरसे के लिए, विच इज़ योर पैरेलल ऑपरेशन। इसका फ़ायदा ये होगा कि नया सिस्टम चूँकि अभी आपने बनाया है, पहला सिस्टम चल रहा था, यू नेवर नो कि नया सिस्टम कुछ दिनों के बाद प्रॉब्लम करना शुरू कर दे। तो एक अच्छी ऑप्शन ये हो सकती है कि आप दोनों सिस्टम्स को पैरेलल चलाएं। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आगे चल के कुछ अर्से बाद नया सिस्टम में प्रॉब्लम आते हैं तो आप इस काबिल होंगे कि पुराने सिस्टम से आप अपना काम चला सकें। लेकिन डेफिनेटली ये अप्रोच थोड़ी सी कॉस्टली होगी कि आपको दोनों सिस्टम्स को मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर दें तो डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करके हमें फ़ायदा तो ये होगा कि हमें उसकी कॉस्ट बच जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर वो जो नया सिस्टम जिसको आपने डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर दिया है, आगे चल के अगर उसमें कोई इश्यूज़ आ गए तो फिर आपके पास कोई बैकअप नहीं सिस्टम होगा चलाने के लिए। बहरहाल इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन कि वो पैरेलल या डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में से क्या चीज़ पसंद करती है। डिप्लॉयमेंट टिपिकली इन योर प्रोजेक्ट प्लान मेंटेनेंस नॉट। देखें, जब आप अपना प्रोजेक्ट प्लान बनाते हैं, आगे चल के हम जब अपना प्रोजेक्ट प्लान बनाएंगे किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से, तो उस प्रोजेक्ट प्लान के अंदर नॉर्मली डिप्लॉयमेंट होती है कि आपने डिप्लॉयमेंट कैसे करनी है। आइदर इट विल बी वेब बेस्ड और CD-ROM बेस्ड या DVD-ROM बेस्ड या इन हाउस, या कैसे डिप्लॉयमेंट होगी। पहले उसका एक पार्ट आएगा, दूसरा पार्ट आएगा, एक वर्जन आएगा, दूसरा आएगा। इट इज़ ऑल स्टेटेड इन योर प्रोजेक्ट प्लान कि डिप्लॉयमेंट आपने कैसे करनी है। लेकिन नॉर्मली आपके प्रोजेक्ट प्लान में मेंटेनेंस के हवाले से डिटेल्स मौजूद नहीं होती, बिकॉज यू नेवर नो कि आपको मेंटेनेंस कब करनी पड़ जाए, क्या इश्यूज़ आ जाएं, आपको बाद में चल के क्या चीज़ अपडेट करनी पड़ जाए, उसमें क्या एरर्स आ जाएं। तो मेंटेनेंस का आप प्री प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि मेंटेनेंस का काम जब कोई इशू आएगा तब भी हम अपने वेंडर के पास या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएंगे जहाँ से हमने सॉफ्टवेयर बनवाया है कि आप इसको ठीक करके दें। तो मेंटेनेंस आपके प्रोजेक्ट प्लान का हिस्सा नहीं होती, लेकिन डिप्लॉयमेंट नॉर्मली आपके प्रोजेक्ट प्लान का हिस्सा होती है। और मेंटेनेंस में स्टूडेंट्स हम करते क्या हैं, बेसिकली मेंटेनेंस में हम फिक्स करते हैं डिफेक्ट्स को। एक चीज़ चल रही है, सॉफ्टवेयर चल रहा है, उसमें इश्यूज़ आ गए हैं, तो आप उन डिफेक्ट्स को उन इश्यूज़ को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, उन एरर्स को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। या समटाइम्स कस्टमर आपसे रिक्वेस्ट करता है कि सॉफ्टवेयर इज़ वर्किंग ओके, लेकिन कुछ नए फीचर्स आप ऐड कर दें। या परफॉर्मेंस के हवाले से बात करता है कि परफॉर्मेंस ऑल्दो कि सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है, लेकिन आप उसकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करवाना चाहते हैं, तो आप उससे रिक्वेस्ट करते हैं और इस तरह फिर आपके मेंटेनेंस का काम स्टार्ट होता है। कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बेसिकली हमारा एक पूरे का पूरा टॉपिक है जो आगे चल के हमने इसको डिस्कस करना है। बेसिकली जब हम सॉफ्टवेयर्स बना रहे होते हैं तो देखें सॉफ्टवेयर में डिफरेंट चेंजेस आती हैं, फिर सॉफ्टवेयर के डिफरेंट वर्जन्स बनते हैं। मैं कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल के में इस टाइम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि आगे चल के हमने इसको डिस्कस करना है। कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल देखें, जब सॉफ्टवेयर के डिफरेंट वर्जन्स बनते हैं उसकी डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशंस बनती हैं। वर्जन 1 आपने बनाया उसकी डॉक्यूमेंटेशन बनी, वर्जन 2 बनाया आपने उसकी डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन बनी। तो ये तमाम चीज़ें डिफरेंट वर्जन्स डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशंस को आपने कंट्रोल करना होता है। ये नहीं होगा कि आप वर्जन 1 बनाया उसके बाद वर्जन 2 बनाया तो वर्जन 2 के ऊपर आपने डॉक्यूमेंटेशन पहले वाली ख़त्म कर दी और सिर्फ दूसरे की मेंटेन की। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका कोई कस्टमर वर्जन 1 यूज़ कर रहा है, वर्जन 2 यूज़ कर रहा है, तो यू नीड टू मेंटेन ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग डिफरेंट वर्जन्स। फिर डेफिनेटली कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल का ताल्लुक चेंजेस के हवाले से भी होता है कि जो प्रोजेक्ट में जो डिफरेंट चेंजेस आ रही हैं उनको करना है नहीं करना, उनका एक इम्पैक्ट क्या होता है। ये एक चेंज कंट्रोल बोर्ड होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल का ही हिस्सा होता है। और ये जो CCB जिसको हम बोलते हैं चेंज कंट्रोल बोर्ड, ये बेसिकली चेंजेस के हवाले से तमाम डिसीजंस लेता है कि चेंजेस करनी है नहीं करनी, नहीं ना करने का क्या मकसद है, अगर करनी है तो उसका क्या कॉस्ट इम्पैक्ट आएगा, स्केड्यूल पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं जो कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल में हम देखते हैं। वर्जन कंट्रोल देखते हैं, इसके अलावा भी स्टेटस रिपोर्टिंग, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आगे चल के हमने कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल में पढ़नी है। सो डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी मेंटेन्ड आल्सो, जिस तरह मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट्स आपको डिफरेंट वर्जन्स के मेंटेन करने पड़ते हैं। समटाइम्स अ सिंगल टीम मेंटेन्स मल्टीपल
प्रोडक्ट्स और एक टीम होती है जो आपकी मेंटेनेंस पे लगी होती है, और वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स से मुराद ये है कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रोडक्ट बना के दी है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी, तीसरी को दूसरी, तो आपने मेंटेनेंस की एक टीम रखी हुई है और जो नॉर्मली उस तरह के काम कर रही होती है, जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को मेंटेन कर रही होती है। इसकी मैं बड़ी अच्छी एग्जांपल दूंगा कि नॉर्मली आप देखते हैं कि आपके पास डिफरेंट टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं। अब टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने अपनी बहुत सी, देखें आपको पता है, सर्विसेज प्रोवाइड की हुई हैं, वैल्यू एडिड सर्विसेज ख़ास तौर पे। तो अब ये वैल्यू एडिड सर्विसेज डेफिनेटली इन डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपनीज से बनवाई हुई हैं। अब होता ये है कि जिन ऑर्गेनाइजेशन से ये जिस सॉफ्टवेयर कंपनी से इन्होंने डिफरेंट अपनी टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने डिफरेंट जो चीज़ें बनवाई हुई हैं, तो मेंटेनेंस के लिए वो कुछ लोग डेजिग्नेट कर देते हैं। अब टेलीकॉम कंपनीज़ का काम इतना ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है, और इनको अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो इनके काम की रेक्टिफिकेशन फ़ौरन होनी चाहिए, क्योंकि इनकी सर्विसेज को बहुत से लोग, मिलियंस ऑफ लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो होता ये है कि जिस कंपनी से वो सर्विसेज आप लेते हैं, बनवाते हैं, तो वो कुछ डेडिकेटेड लोग आपको दे देते हैं, और वो डेडिकेटेड जो लोग होते हैं वो अपने ऑफिसेज में भी नहीं बैठते, बल्कि वो उन स्पेसिफिक टेलीकॉम कंपनीज़ के ऑफिसेज में ही जाके बैठते हैं, ताकि जैसे ही उस टेलीकॉम कंपनी की किसी भी सर्विस का इशू आए वो फ़ौरन उसको रेक्टिफाई करें। तो ये बेसिकली जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि मल्टीपल टीम्स होती हैं, सिंगल टीम होती है जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स को मेंटेन कर रही होती है, तो बेसिकली ये टीम 1 2 3 बंदों पर मुश्तमिल होगी, जो अपने ऑफिस की बजाय उस क्लाइंट के ऑफिस में ही बैठेंगे, क्योंकि उसका काम या उसके सर्विसेज इतनी ज़्यादा हैं कि अगर मेंटेनेंस का काम आ गया या कभी भी कोई प्रॉब्लम आ गया, तो इतना टाइम नहीं होगा कि बंदा वहाँ से ट्रैवल करके आए और उसको रेक्टिफाई या उसको मेंटेनेंस का काम करे। रादर वो वहीं पे बैठते हैं, वहीं पे ही चीज़ों को एक्सेस करते हैं और वहीं से वो चीज़ों को ठीक करते हैं, और इस तरह आपकी डिफरेंट कंपनीज़ का काम जो मेंटेनेंस चल रही होती है वो फ़ौरन हो जाती है, और कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आते। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और आगे जाके हम देखते हैं कि डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस में हमें कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स या इश्यूज़ दरपेश आते हैं। और नॉर्मली जो लैक ऑफ इंथुजियाज़म है, मोटिवेशन लेवल ज़्यादा नहीं होता लोगों में, ख़ास तौर पे अगर आप ऐसी मेंटेनेंस कर रहे हैं जो अनपेड है, तो फिर ज़्यादा लोग उसमें मोटिवेटेड नहीं होते। लेकिन अगर ऐसी मेंटेनेंस है जिसमें बाकायदा आपका कॉन्ट्रैक्ट है कि हम मेंटेनेंस के इतने पैसे चार्ज करेंगे, तो फिर शायद आपके पास मोटिवेशन लेवल ज़्यादा हो। फिर आप पे, अगर आप मेंटेनेंस की टीम का हिस्सा हैं, तो आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि जो एरर आया है या जो प्रॉब्लम आया है आप उसको फ़ौरन ठीक करके दें। नॉर्मली बजट जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के पास सफिशेंट नहीं होता, जिसकी वजह से मेंटेनेंस का काम अफेक्ट होता है। टू मैनी पैचेस, आपको बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा पैचेस का बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी निकली हुई है जनाब पैचेस की माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। माइक्रोसॉफ्ट आपको पता है कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट अब तो खैर पैचेस जो वो देते हैं वो बहुत कम हो गए हैं, लेकिन जो उनके पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे, विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, विंडोज़ एक्सपी, तो इनमें इनकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते थे। और हमें इस चीज़ का भी अंदाज़ा है कि दुनिया के में जो 90% सिस्टम्स चल रहे हैं उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो विंडोज़ का ही है। तो जो लोग इनका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होते थे उसमें प्रॉब्लम्स आ जाते थे, बग्स आ जाते थे, तो फिर वो फ़ौरन ना अपने डिफरेंट उस बग को दूर करने के लिए, प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए अपनी वेबसाइट के ऊपर पैच दे देते थे कि अगर ये इशू आ गया तो भाई आप इस पैच को डाउनलोड करें और अपने सिस्टम में रन करने जाके। तो नॉर्मली अब तो हम विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 देखते हैं, तो उसमें इतने ज़्यादा पैचेस आपको नहीं लगाने पड़ते, इतने ज़्यादा जो अपडेट्स हैं बग्स के हवाले से इतनी ज़्यादा रन नहीं करनी पड़ती। सर्विस पैक्स का नाम भी आपने सुना होगा कि जब बहुत ज़्यादा पैचेस इकट्ठे हो जाते थे तो उन तमाम पैचेस को, उन तमाम फिक्सेस को वो सर्विस पैक के अंदर डाल देते थे, सर्विस पैक 1, सर्विस पैक 2, 3, 4, ताकि इंस्टेड कि आप मल्टीपल पैचेस को या फिक्सेस को इंडिविजुअली डाउनलोड करें, आप पूरे का पूरा एक सर्विस पैक ही डाउनलोड कर लेते थे और फिर उसको डाउनलोड करने के बाद सिस्टम के अंदर रन कर देते थे। तो मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा आप पे प्रेशर होता है कि आप पैचेस बना के दें, जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करें। पर्सनल टर्नओवर का मतलब ये है कि लोग काम छोड़ के चले भी जाते हैं। जिन लोगों ने सिस्टम बनाया था अब वो सिस्टम की मेंटेनेंस नहीं कर रहे, या वो नया कोड आपको मेंटेनेंस के हवाले से नहीं लिख के दे सकते, तो नया लोग आपको हायर करने पड़ेंगे जो
अब डेफिनेटली मेंटेनेंस के हवाले से वो लोग कोड लिख रहे हैं जिन्होंने एक्चुअली पहले कोड नहीं लिखा था, तो इसमें भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। लास्ट है रिग्रेशन टेस्टिंग इज़ क्रिटिकल। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, टेस्टिंग जब हम करते हैं तो रिग्रेशन टेस्टिंग भी हम करते हैं, और बेसिकली रिग्रेशन टेस्टिंग हम इसलिए करते हैं कि सॉफ्टवेयर बिल्कुल पहले सही चल रहा था लेकिन कस्टमर ने कोई मॉड्यूल ऐड करवा लिया। अब एक मॉड्यूल अगर नया ऐड हुआ है तो अब आपको पुराने तमाम सिस्टम की एक दफ़ा दोबारा टेस्टिंग करनी पड़ेगी, सिर्फ इस चीज़ को देखने के लिए कि नए मॉड्यूल के ऐड होने की वजह से जो पुराना सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रहा था उसमें तो कोई इशू नहीं आ गया। तो ये दोबारा आप जो टेस्टिंग करेंगे दैट विल बी योर रिग्रेशन टेस्टिंग। और नॉर्मली जो रिग्रेशन टेस्टिंग होती है हम कोशिश करते हैं कि थ्रू ऑटोमेटेड टूल्स की मदद से करें। तो स्टूडेंट्स ये डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस के हवाले से था। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे एक छोटा सा टॉपिक है जो डिफरेंट मॉडल्स आप सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के लिए सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो डिफरेंट मॉडल्स आप यूज़ करते हैं उसके वाले से है। मैं इसको आपको डिटेल में इसलिए डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 में आप कंप्लीट इन मॉडल्स को डिस्कस कर चुके हुए हैं। मैं सिर्फ इन मॉडल्स को आपको बताना सिर्फ याद दहानी के लिए ताकि आपके जहनों में वो ताज़ा हो जाए, सिर्फ गो थ्रू करना चाह रहा हूँ कि नॉर्मली कौन कौन से जो मॉडल्स हैं वो आपने डिस्कस किए हैं। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा इसकी क्योंकि ये टॉपिक आप पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। प्योर वाटरफॉल मॉडल अगर हम बात करें तो बेसिकली दिस इज़ द ग्रैंड डैडी ऑफ ऑल मॉडल्स। जितने भी मॉडल्स हैं ये इनका ग्रैंड डैडी या दादा जान आप कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी मॉडल्स निकले हैं वो आगे वाटरफॉल मॉडल से ही निकले। और आपको पता है कि वाटरफॉल मॉडल में हम सिक्वेंशली चलते हैं और सिक्वेंशली हम एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग करते हैं। एक फ़ेज़ ख़त्म होता है फिर दूसरा के बाद तीसरा, और इसमें हम चेंजेस एक दफ़ा एनालिसिस से डिज़ाइन फेज़ में आ जाए तो पीछे हमारे लिए चेंजेस को अकोमोडेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर ये तमाम आगे वाटरफॉल मॉडल की डिटेल्स हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं इन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये तमाम के तमाम जो मॉडल्स हैं आप इन मॉडल्स को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फिर प्रोटोटाइपिंग के हवाले से हम डिस्कस करते हैं, भी आपने डिस्कस किया होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 में कि इंस्टेड के आप डायरेक्टली वाटरफॉल मॉडल में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको ख़त्म करने के लिए आप एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग यूज़ करते हैं और डिफरेंट आप प्रोटोटाइप्स कस्टमर्स को बना के देते हैं। वो डमी प्रोटोटाइप्स होते हैं, उनके पीछे कोड नहीं लिखा होता लेकिन उन प्रोटोटाइप्स को आप बना के देते हैं, मे बी पावर पॉइंट में, मे बी एक्सेस में, मे बी विजियो में। वो बेसिकली डिफरेंट आपके पास स्क्रीन शॉट्स हो सकते हैं जिसमें आपको सिर्फ कस्टमर को फ़्लो ऑफ सॉफ्टवेयर की वर्किंग के बारे में बताया जाए ताकि अगर उसकी कोई कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स रह गई हैं तो वो मल्टीपल प्रोटोटाइप्स को देखे और फिर उसकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको दे। फिर उसके अलावा स्टेज्ड डिलीवरी है, फिर रैड है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये कब इस्तेमाल होता है? जब हमने तेज़ी के साथ डेवलपमेंट करनी होती है। फिर स्पायरल है, बेसिकली इसमें रिस्क मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स जो वो मॉडल्स हैं जो कि आपने पहले डिस्कस किए हैं, तो मैंने सिर्फ एक दफ़ा गो थ्रू कर दिए हैं क्योंकि हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स आएंगे तो उसमें ये मॉडल्स इस्तेमाल होंगे। एक दफ़ा गो थ्रू मैंने कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आप चूँकि पहले पढ़ चुके हुए हैं तो इसलिए आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और स्टूडेंट्स जो लास्ट टॉपिक है वो हमारे पास है कॉट्स का, कमर्शियल ऑफ द शेल्फ़ का। और इसमें देखते हैं कि कमर्शियल ऑफ द शेल्फ़ सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं और उनका क्या फ़ायदा है हमें। स्टूडेंट्स कमर्शियल ऑफ द शेल्फ़ सॉफ्टवेयर कॉट्स जिस तरह आप देख रहे हैं, कमर्शियल ऑफ द शेल्फ़ सॉफ्टवेयर, ये कॉट्स का एब्रीवेशन कंप्लीट नेम है। इसमें हम बेसिकली हम देखते हैं कि चीज़ जो सॉफ्टवेयर वाली है हमें वो बिल्ड करनी है या बाय करनी है, ख़ुद बनाना है या बाहर किसी ऑर्गेनाइजेशन से बनवा लें। लाजमी बात है कि स्टूडेंट्स इसमें कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर आप सॉफ्टवेयर ख़ुद बनाएं तो उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो आपके पास ज़्यादा आ रही है, और अगर इसके मुकाबले में अगर आप उसे बाहर से ख़रीद लें किसी और थर्ड पार्टी से तो उसकी कॉस्ट आपके पास कम आती है। इसकी बिल्कुल एग्जांपल इस तरह आप देख सकते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे आप देखते हैं कि बहुत से सॉफ्टवेयर्स आते हैं बाहर से बनने के लिए, आउटसोर्स होते हैं। क्यों आते हैं? बेसिकली अमेरिका से, यूरोप से या डिफरेंट एडवांस कंट्रीज से। वो इसलिए आउटसोर्स होते हैं
कि वहाँ पे इनकी जो कॉस्ट है वो बनाने की वो ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे जो सैलरीज़ हैं वो लोगों की ज़्यादा होती हैं, वेज रेट ज़्यादा है। तो वो क्या करते हैं कि अगर जब उनके पास ज़्यादा काम आ जाता है तो वो उसको आउटसोर्स कर देते हैं टू थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, जहाँ से वो सस्ते में बना लेते हैं, सस्ते में बन जाता है। तो अब इसमें विन विन सिचुएशन है कि हम जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का भी फ़ायदा हो जाता है और जो आउटसोर्स करने वाली पार्टी होती है उसका भी फ़ायदा होता है। हमें जॉब्स मिल जाती हैं, हमारे मुल्कों में लोगों के पास रोज़गार मैसर आ जाता है, और दूसरी तरफ दूसरी पार्टी की कॉस्ट वगैरह बच जाती है। तो नॉर्मली आउटसोर्सिंग क्यों की जाती है? आउटसोर्सिंग सबसे पहले तो इसलिए की जाती है कि आपके पास उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है। फिर या तो ये भी एक इशू हो सकता है कि आपका वो कोर बिज़नेस नहीं है, आप उस टेक्नोलॉजी में काम नहीं कर रहे, आपके पास उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो आप उस थर्ड पार्टी को दे देते हैं जिसके कोर बिज़नेस होता है या उस टेक्नोलॉजी में काम कर रही होती है। और फिर एक ये भी वजह होती है कि आपके पास काम बहुत ज़्यादा है और आप अपने बंदों पे लोड नहीं डालना चाहते एक्स्ट्रा, तो इसलिए आप थर्ड पार्टी को वो प्रोजेक्ट आउटसोर्स कर देते हैं। डेफिनेटली अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इसमें कॉस्ट सेविंग ही होती है। एडवांटेजेस ये हैं कि आपको अवेलेबल हो जाती है, अगर चीज़ इमीडिएटली अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि बाज़ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बने बनाए होते हैं, ऑलरेडी बने हुए होते हैं, बनवाने भी नहीं पड़ते। तो अगर आप उनको ख़रीद लें तो चीज़ अल्टीमेटली आपको इमीडिएटली अवेलेबल हो जाएगी, और समटाइम्स पोटेंशली वो लोअर कॉस्ट भी होती है अगर वो बनी बनाई है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप थर्ड पार्टी को देते हैं, जिस तरह मैंने पहले डिस्कशन में कॉट्स की बताया कि वो थर्ड पार्टी बनाती भी है, लेकिन बाज़ औक़ात तो कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो रेडीमेड होते हैं, अवेलेबल होते हैं, और आप उनको ख़रीदना चाहते हैं, आपके पास उनकी ख़रीदने की कॉस्ट कम आ रही है, उनको डेवलप करने की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तो आप उसको इमीडिएटली ख़रीद लेते हैं और वो चीज़ आपके पास इमीडिएटली अवेलेबल हो जाती है। डिसएडवांटेजेस बाज़ औक़ात ऐसे आ जाते हैं आपके पास कि नॉट एज टेलर टू योर रिक्वायरमेंट्स, कि अगर आप बाहर से कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई बना बनाया आपने कंपोनेंट लिया है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि 100% आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हो, तो फिर आपको उसको थोड़ा सा टेलर्ड अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसकी कोडिंग थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ती है, और फिर उसमें आपको थोड़ी सी एडिशनल कॉस्ट और आपको टाइम लगता है। तो स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेंटेनेंस के हवाले से और डिफरेंट मॉडल्स के हवाले से और कॉट्स के हवाले से चीज़ें समझ आई हुई होंगी। लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ माय 10th लेक्चर एंड दिस इज़ द लास्ट लेक्चर बिफोर सेशनल नंबर 1। तो इंशाल्लाह ताला अब मैं आपसे सेशनल्स में मिलूँगा, और स्टूडेंट्स जो सेशनल का कोर्स है उसके लिए मैं इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो अपलोड करूँगा। वो वीडियो आपके ग्रुप्स पे आपको मिल जाएगी, और उसमें मैं आपको कंप्लीट पैटर्न बता दूँगा कि आपका जो सेशनल 1 है वो कैसे उसमें किस किस्म के क्वेश्चंस आएंगे। तो वो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि उस वीडियो को आप देख लें। फ़िल वक्त इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।